हेलो एवरीवन। आज हम जो नॉवल डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द स्कारलेट लेटर। इसे लिखा था नथेलियन हॉथॉर्न ने, पब्लिश किया गया था 1850 में और इस नॉवल की स्टोरी 1640 टू 1650 के टाइम पीरियड पर बेस्ड है और इस नॉवल की सेटिंग बॉस्टन मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी नाम की जगह पर है। दरअसल ये जो मैसाचुसेट्स है ये यूएस का ही एक स्टेट है और बॉस्टन इसमें एक टाउन है। दरअसल अमेरिका की जो फर्स्ट सेटलमेंट हुई थी वो मैसाचुसेट्स में ही हुई थी और ये जो लोग आए थे जो इस फर्स्ट सेटलमेंट में आए थे वो थे प्यूरिटन्स। यानी कि ये जो स्टोरी है ये प्यूरिटन्स की ही स्टोरी है, प्यूरिटन सोसाइटी के पर बेस्ड है। अभी प्यूरिटन्स कौन होते हैं आपको पता होगा कि जो क्रिश्चियन है वो दो तरीके के होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ये जो प्यूरिटन्स होते हैं ये ना ही सिर्फ प्रोटेस्टेंट होते हैं बल्कि ये एक्सट्रीम प्रोटेस्टेंट होते हैं। यानी कि ये जो बाइबल में दी हुई बातें होती है, रूल्स होते हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ये जो प्यूरिटन्स होते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये प्यूरिटन सोसाइटी पर ही बेस्ड है। ओके, तो जो कैरेक्टर देख लेते हैं हम इस नॉवल के। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है हेस्टर प्रिन। तो हेस्टर प्रिन इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है और इसने एडल्ट्री कमिट किया है। शादी के बाद इसका एक लव अफेयर हुआ था जिससे इसकी एक बेटी भी हुई थी। तो यानी समाज के लिए वो एडल्ट्री थी। और उसके बाद जो है रॉजर चिलिंगवर्थ हेस्टर के हस्बैंड है और अर्थर डिमेस्डेल ये एक चर्च के जो है ये मिनिस्टर है और जो अर्थर है ये दोनों लवर है। यानी कि जो हेस्टर के जो लवर है ये और कोई नहीं अर्थर डिमेस्डेल है और ये जो पर्ल है ये हेस्टर और अर्थर की बेटी है। और गवर्नर बेलिंगम जो है वो चर्च के हेड मिनिस्टर है और मिस्ट्रेस हिबिन्स गवर्नर की सिस्टर है। ओके, तो अब आपको कैरेक्टर समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे स्टोरी देखते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है एक नेमलेस नरेटर के साथ और ये जो नेमलेस नरेटर है वो सर्वेयर है। अब ये सर्वेयर कौन होते हैं? ये लैंड से रिलेटेड लीगल मैटर्स की देखरेख करते हैं। तो ये जो नेमलेस नरेटर है इसको यही बॉस्टन में एक कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और एक क्लोथ पैच मिलता है जो कि ए शेप में होता है, लेटर ए शेप में होता है और इसका कलर स्कारलेट होता है। स्कारलेट कलर कैसा होता है? स्कारलेट कलर रेड कलर की ही एक शेड होती है। ओके, तो इन डॉक्यूमेंट्स में हेस्टर नाम की एक लेडी का जिक्र होता है जिसने एडल्ट्री कमिट किया था और उसकी वजह से उसे स्कारलेट कलर का ये लेटर ए पहनना पड़ता था। तो आफ्टर रिटायरमेंट ये जो नेमलेस नरेटर है ये डिसाइड करता है कि वो हेस्टर की स्टोरी सबको बताएगा और एज अ रीडर हमें पता चलता है कि हेस्टर की ये जो स्टोरी है वो कैसे और क्यों लिखी गई। ओके, तो अब जो ये स्टोरी है वो शुरू होती है हेस्टर प्रिन के साथ जो 17th सेंचुरी बॉस्टन में रहती है। ओके, यानी कि वही टाइम पीरियड 1640 टू 1650 जब अमेरिकन का फर्स्ट सेटलमेंट हुआ था और प्यूरिटन्स आके रहते थे। तो स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि जो हेस्टर है उसने एडल्ट्री कमिट किया था, उसके शादी के बाद उसका लव अफेयर हुआ था जिससे उसको एक बेटी भी हुई थी और इसकी पनिशमेंट के लिए उसको स्कारलेट लेटर पहनना पड़ता था, ए लेटर। ओके, तो हमें देखते हैं आगे कि इसी वजह से उसको प्रिजन जाना पड़ा था और अब उसको स्कैफोल्ड पर ले जाया जा रहा है। ओके, तो ये स्कैफोल्ड क्या होता है? स्कैफोल्ड होता है एक स्टेज जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्टेज बनाया जाता है लेकिन ये लोगों को पनिश करने के लिए बनाया जाता है। जिन लोगों को पनिशमेंट मिलना होता है उनको स्कैफोल्ड के ऊपर ले जाया जाता है। तो हेस्टर को अपनी बेटी के साथ यानी कि उसके गोद में उसकी छोटी सी बच्ची रहती है और वो स्कैफोल्ड में उसको ले जाया जाता है जहाँ पे उससे पूछा जाता है कि इस बच्ची के फादर कौन है, यानी कि हेस्टर की लव अफेयर किसके साथ चला था। लेकिन हेस्टर कुछ भी बताने से सीधे इनकार कर देती है। ओके, तो अब आगे जो है हम देखते हैं क्राउड में एक एल्डरली मैन है जो कि मिसशेपन है, यानी उसका शोल्डर जो है वो थोड़े से राउंडेड है, उनकी बॉडी जो है थोड़ी सी मिसशेपन है और काफ़ी ओल्ड भी है वो मैन। तो वो हेस्टर के बारे में पूछते हैं और वहीं पे एक जो मैन होता है वो उन्हें बताते हैं उस ओल्ड मैन को कि हेस्टर ने अपनी शादी के बाद
भी लव अफेयर किया। हेस्टर के हस्बैंड ने उसको यहाँ न्यू इंग्लैंड में बॉस्टन में भेज दिया था, लेकिन उसके हस्बैंड खुद नहीं आए या खुद नहीं आ पाए। क्या हुआ था उसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ हेस्टर ने किसी और इंसान के साथ अपने संबंध बनाए और उसकी बेटी भी हुई, और इसी वजह से लोगों ने उसको पनिशमेंट देने का सोचा और उसे वो स्कारलेट लेटर पहनने के लिए उसको सजा दी है। ओके, तो ये जो है, ये जो ओल्ड मैन है, ये कोई और नहीं रॉजर चिलिंगवर्थ है, और ये हेस्टर का हस्बैंड है। तो अभी जो है चिलिंगवर्थ की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में कोई नहीं जानता कि वही हेस्टर के हस्बैंड है, और अभी ये फिजिशियन का काम कर रहे हैं। ओके, तो एक दिन क्या होता है, चिलिंगवर्थ प्रिजन में हेस्टर से मिलने के लिए जाते हैं और उससे जो है, जो हेस्टर की बेटी है पर्ल, उसके फादर के बारे में पूछते हैं, लेकिन हेस्टर उसे भी कुछ बताने से इनकार कर देती है। वहीं हम आगे देखते हैं कि प्रिजन से बाहर आने के बाद हेस्टर जो है एक कॉटेज में रहने लगती है और सर्वाइवल के लिए नीडल वर्क का काम शुरू कर देती है। तो सोसाइटी ने तो उसको आउटकास्ट कर दिया था, लेकिन अपने और अपनी बेटी के सर्वाइवल के लिए वो नीडल वर्क ही नहीं सिर्फ करती, बल्कि सोशल वर्क भी करती है अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए। ओके, तो लेकिन ये जो हेस्टर की बेटी है पर्ल, ये जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तो ये काफ़ी शरारती हो जाती है, और इसीलिए कम्युनिटी ऑफिशियल्स डिसाइड करते हैं कि पर्ल को हेस्टर से अलग कर दिया जाए। उन्हें लगता है जैसे हेस्टर ने गलत काम किया, सिन किया, उनके लिए ये सिन था, वैसे ही शायद पर्ल भी बड़ी होकर बिगड़ जाए, और इसलिए उसे हेस्टर से अलग कर देना चाहिए। तो ये बात पता चलते ही हेस्टर घबरा जाती है और सीधे पहुंचती है गवर्नर बिलिंगम के पास ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि पर्ल को उससे अलग ना किया जाए। ओके, तो वहीं पर ही अर्थर डिमिसडेल भी होता है। अब अर्थर डिमिसडेल कौन है? ये चर्च का मिनिस्टर है। ये गवर्नर बिलिंगम को समझाते हैं कि पर्ल को उसकी माँ से अलग नहीं किया जाना चाहिए, और इस बात को गवर्नर समझते भी है और हेस्टर को अपनी बेटी के साथ रहने के लिए परमिशन भी दे देते हैं। अब हेस्टर अपनी ही बेटी के साथ रहने भी लगती है। ओके, तो अब आगे क्या होता है, अर्थर डिमिसडेल जो है वो बीमार पड़ जाते हैं, और इसके लिए चिलिंगवर्थ को बुलाया जाता है। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया, चिलिंगवर्थ एक फिजिशियन है, अब फिजिशियन का काम करते हैं, मेडिकल वर्क करते हैं, तो उनके इलाज के लिए चिलिंगवर्थ को बुलाया जाता है। अब चिलिंगवर्थ जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें शक होता है अर्थर डिमिसडेल के ऊपर कि ये जो उनकी बीमारी है ये किसी तरह की गिल्ट की वजह से है। इस बीमारी की कोई और वजह नहीं है बल्कि गिल्ट है, और उन्हें शक होता है कि शायद अर्थर डिमिसडेल ही पर्ल के फादर है। ओके, तो एक रोज क्या होता है, सोए हुए होते हैं हमारे अर्थर डिमिसडेल, तो वो उनके क्लोथ हटा के, जो चिलिंगवर्थ है चेस्ट से क्लोथ हटा के उनके चेस्ट पर एक सिंबल बना होता है जो कि शेम का सिंबल है, वो उसे देख लेते हैं। तो एज अ रीडर हमें अभी पता नहीं चलता है वो सिंबल किस चीज का है, लेकिन चिलिंगवर्थ उस सिंबल को देखकर ही सब समझ जाता है। ओके, तो ऐसे ही एक शाम अर्थर जो है वो थोड़ी वो स्कैफोल्ड के ऊपर चढ़ जाता है और अनकॉन्शियसली वो सारा अपना गिल्ट एडमिट कर लेता है कि वही पर्ल के रियल फादर है, लेकिन वो पब्लिकली इस चीज़ को कन्फेस नहीं कर पाते, और इस चीज़ की गिल्ट की वजह से ही वो और भी ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। अब इस चीज़ को हेस्टर देखने और समझने लगती है कि अर्थर धीरे धीरे बहुत बीमार पड़ रहे हैं, और वो इस चीज़ का शक जो है चिलिंगवर्थ पर जताती है, क्योंकि चिलिंगवर्थ ही उनका इलाज कर रहे थे। तो हेस्टर डिसाइड करती है कि वो चिलिंगवर्थ की ट्रू आइडेंटिटी अर्थर डिमिसडेल को बता देगी। तो इसीलिए वो अर्थर डिमिसडेल से एक दिन जंगल में मिलती है। जब वो जंगल में पहुंचती है तो वो चिलिंगवर्थ के बारे में अर्थर को सब सच बता देती है और उसे कन्विंस करती है ये बॉस्टन छोड़ के चले जाने के लिए। अर्थर इस बात के लिए राजी होता है, तो खुश होकर हेस्टर जो है अपने बाल खोल देती है और वो जो स्कारलेट लेटर ए है उसका पैच भी उतार के रख देती है। लेकिन जब पर्ल उसे देखती है तो पर्ल अपनी माँ को बिल्कुल पहचान नहीं पाती, ऐसे खुले बालों में और बिना लेटर ए के वो अपनी माँ को पहचान नहीं पाती और घबरा जाती है, और पर्ल को देखकर ही वो फिर से वो अपना लेटर ए पहन लेती है। ओके, तो अब आगे क्या होता है, आगे इलेक्शन दिन आता है। इलेक्शन डे में ही वो आज के दिन ही अर्थर और हेस्टर जो है ये दोनों
बॉस्टन छोड़ के चले जाने वाले हैं। अब जो आर्थर डिमेस्डेल है ये अपना लास्ट सरमन वहाँ पे देने वाले हैं और ये देते हैं अपना सरमन, लेकिन फिर उनको अचानक से क्या हो जाता है और वो फिर से स्कैफोल्ड के ऊपर चढ़ जाते हैं और पब्लिकली कन्फेस करते हैं अपने सिन का कि वही पर्ल के रियल फादर है और जो लव अफेयर हेस्टर का जिसके साथ चला था वो कोई और नहीं आर्थर डिमेस्डेल ही है। और सबको अपने चेस्ट दिखाते हैं जिसके ऊपर लेटर ए का सिंबल बना हुआ है। तब हमें पता चलता है कि उनके चेस्ट पर लेटर ए का सिंबल बना हुआ है। ओके, और वो वहीं हेस्टर के आर्म्स में ही अपना दम तोड़ देते हैं। उनकी डेथ हेस्टर के आर्म्स में ही हो जाती है। अब आगे जो है ये जो चिलिंगवर्थ है इसके पास अब ये बदले रिवेंज ये लेना चाहता था, लेकिन अब उसकी तो कोई वजह बची ही नहीं क्योंकि आर्थर तो अब मर चुका है। तो अब ये फ्रस्ट्रेट होके चिलिंगवर्थ की भी डेथ हो जाती है और अपने पीछे ये काफ़ी इनहेरिटेंस छोड़ के जाता है जो हेस्टर और पर्ल को मिलती है। और हेस्टर पर्ल दोनों ही ये जो बॉस्टन टाउन है उसको छोड़ के चले जाते हैं कहीं और। अब कुछ सालों बाद जब पर्ल की शादी हो जाती है वहीं किसी और से, और वो जो हेस्टर है वो वापस आती है यहीं बॉस्टन में और अपने वो पुराने कॉटेज में रहने लगती है। फिर से वो स्कारलेट लेटर पहनने लगती है। हालांकि लोग जो है वो उसे इजाज़त दे देते हैं कि अब आप ये स्कारलेट लेटर उतार सकती हैं। ओके, लेकिन ये वो मना कर देती है हेस्टर अपना लेटर उतारने के लिए। और वो जो लेटर है अभी तक तो उसके सिन को सिंबलाइज कर रहा था कि उसने सिन किया था, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है और वो जो हेस्टर है वो उस लेटर को कभी भी एज अ पनिशमेंट नहीं लिया था उसने, बल्कि वो अपनी खुशी से वो लेटर पहनने लगती थी और वो अपनी जो सोशल वर्क करती थी वो एक काइंड लेडी थी और वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाती है। और जब हेस्टर की डेथ हो जाती है तो उसे डिमेस्डेल के ग्रेव के पास ही बेरी किया जाता है। ओके, तो अब जो है जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जो आपको याद रखने ज़रूरी है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले जॉनरा ऑफ द नॉवल, यस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो नॉवल का जॉनरा है ये हिस्टोरिकल भी है और रोमांस भी है, रोमांस नॉवल भी है ये। अब हिस्टोरिकल कैसे है? दरअसल ये जो नॉवल की स्टोरी है ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, यानी कि सच में एक ऐसी लेडी थी जिसने एडल्ट्री कमिट किया था और उसकी वजह से एज अ पनिशमेंट उसे स्कारलेट लेटर ए पहनना पड़ता था। ओके, और रोमांस नॉवल क्यों है? क्योंकि ये जो नॉवल की स्टोरी है ये सिर्फ ट्रू इवेंट्स पर तो बेस्ड है, लेकिन ये सच्चाई को ही, सिर्फ रियलिटी को नहीं दिखाता है, बल्कि काफ़ी फैंसीफुल तरीके से इसने स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए ये एक रोमांस नॉवल है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो स्कारलेट लेटर ए है, स्कारलेट क्या है? रेड कलर का ही शेड है। और स्कारलेट लेटर ए जो है वो हेस्टर को जो पनिशमेंट मिली थी एज एन अडल्ट्री जो उसने कमिट किया था, एडल्ट्री कमिट करने की वजह से, तो ए फॉर एडल्ट्री, तो इसीलिए उसको वो पहनना पड़ता था पैच। ओके, अब कैरेक्टराइजेशन तो आपने नोटिस किया होगा, तो ये जो हेस्टर प्रिन है, ओके, ये जो तीनों हैं इनके जो हेस्टर प्रिन, चिलिंगवर्थ और डिमेस्डेल, इन तीनों के नाम से ही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता चलता है। जैसे कि ये जो प्रिन है ये सिन का ही राइम है। ओके, प्रिन सिम दोनों राइम करते हैं। ये जो चिलिंगवर्थ है उसके नेम में चिल आता है, यानी कि जो उसके कोल्ड बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं पे डिमेस्डेल के नेम में डिम आता है, यानी कि ये उसकी वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है, आर्थर की फिजिकल वीकनेस या मेंटल वीकनेस, दोनों तरफ से ही वो वीक था तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है। साथ ही ये तीनों कैरेक्टर इद, ईगो, सुपर ईगो भी रिप्रेजेंट करते हैं। इद क्या होता है? इद होता है हमारा डिजायर्स और सुपर ईगो होते हैं हमारे मोरल कॉन्शियसनेस। ओके, और ईगो होता है इद, और सुपर ईगो के बीच में होती है जो रियलिटी वो होती है ईगो, यानी कि इद हमारे डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है, सुपर ईगो जो होते हैं मॉरल कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। और इन दोनों के बीच में डिज़ायर्स और जो मॉरल कॉन्शियसनेस है जो काफ़ी हायर लेवल की है, उस इन दोनों के बीच में एक रियलिटी होती है जो एग्जिस्ट करती है, वो होती है ईगो। तो ये तीनों कैरेक्टर इसी चीज़ को, इस रियलिटी को ही जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से ये अपने डिज़ायर्स में आते हैं और सिन जो है कमिट करते हैं। ओके, तो उसके बाद है रोल ऑफ पर्ल।
तो पर्ल का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इस नॉवल में। क्यों? क्योंकि ये जो पर्ल है ये सिर्फ एज अ करेक्टर नहीं है बल्कि सिंबल भी है। जैसे कि लेटर ए जो है हेस्टर को पहनना पड़ता था अपनी आइडेंटिटी के लिए, वो हमेशा ये लेटर ही याद दिलाता था कि उसने एडल्ट्री कमिट की है, इसीलिए उसको पहनाया गया था ताकि पहचान सके लोग देख के कि हेस्टर ने एडल्ट्री कमिट की है। लेकिन सिर्फ लेटर ए ही नहीं बल्कि पर्ल जो है, क्योंकि पर्ल भी अपनी माँ को कभी भी उस लेटर ए के बिना नहीं देखती, तो वो हमेशा ही पर्ल की वजह से उसे लेटर पहनना ही पड़ता था। तो पर्ल को भी देख के हमेशा हेस्टर को याद आती थी कि उसने लव अफेयर, जो पर्ल है वो लव अफेयर से हुई है, ना कि वो उसके हस्बैंड की बेटी नहीं है। ओके ना? तो जो उसने एडल्ट्री कमिट की है, ये पर्ल को देखकर भी उसे हमेशा ये बात याद आती रहती है। उसके बाद है रोल ऑफ इविल, द ब्लैक मैन। द ब्लैक मैन का जिक्र काफ़ी बार इस नॉवल में हुई है। तो मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि जब ये हेस्टर, जब पर्ल को जब उससे अलग कर दिया गया था, तो वो वापस आ रही थी जब पर्ल के साथ, तो उसे रास्ते में मिस्ट्रेस हिबिन्स मिली थी। ओके, तो ये जो ब्लैक मैन है, इविल है, इसके साथ ज़्यादातर मिस्ट्रेस हिबिन्स को जोड़ के देखा गया था। मिस्ट्रेस हिबिन्स जो है वो विच क्राफ्ट से इन्वॉल्व है। तो वो हेस्टर को बुलाती है कि हम फॉरेस्ट में चलेंगे और ब्लैक मैन के साथ डांस करेंगे। ओके, ये विच क्राफ्ट में ये जो है होता है। तो अब जो है हिबिन्स जो है वो विच क्राफ्ट में, क्योंकि उसको भी जो है आउटकास्ट कर दिया गया था। ओके, और हेस्टर को भी आउटकास्ट कर दिया था, तो वो सोचती शायद हेस्टर जो है उसके साथ चली जाएगी, लेकिन हेस्टर बोलती है अभी उसकी बेटी है, पर्ल है, के साथ वो रहती है, वो अकेली नहीं है, तो इसीलिए वो इन सब चीज़ों से दूर रहेगी, ब्लैक मैन के पास वो नहीं जाएगी। ओके, तो ये जो है अब यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स का देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है। दोनों ही को ही सोसाइटी ने आउटकास्ट कर दिया है, हिबिन्स को भी और हेस्टर को भी। लेकिन हिबिन्स वहीं एविल का रास्ता चुनती है, वो जंगलों में जाती है, विचक्राफ्ट के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन जो हेस्टर है वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाती है, वो ह्यूमैनिटी के साथ जोड़ती है, वो जो है वो सोशल वर्क करती है, लोगों की काफ़ी हेल्प करती है और अपनी अलग आइडेंटिटी बनाती है। ओके, और जो है अपनी बेटी पर्ल की वजह से ही वो इन सब चीज़ों से दूर रहती है, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ अपनी ही नहीं पर्ल की भी जिम्मेदारी थी। और वहीं हम ब्लैक मैन जो है चिलिंगवर्थ को भी समझ सकते हैं, क्योंकि चिलिंगवर्थ ही है जो इस नॉवल का एंटेगनिस्ट है और रिवेंज का हमेशा उसको रिवेंज लेना था। और अर्थर डिमेस्डेल को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि अर्थर डिमेस्डेल ने स्वीकृति नहीं दी थी, एडमिट नहीं किया था, पर्ल को अपनी बेटी को नहीं माना था और सफ़र करने के लिए सिर्फ हेस्टर और पर्ल को अकेले छोड़ दिया था। तो अर्थर को भी हम एज अ ब्लैक मैन देख सकते हैं। और आगे थीम्स देख लेते हैं। थीम्स है सिन एंड नॉलेज। तो हाँ, सिन कमिट किया था। अब जैसे हाँ, एडम और ईव का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब दोनों को नॉलेज मिल गई थी, जब दोनों ने वो फ्रूट खा लिया था जिससे उनको पता चल गया था वो इंसान है, और उसके बाद वो गॉड के लिए सिन बन गया था और उसके बाद उनको पनिशमेंट मिली थी। सेम वे में हेस्टर का जो सिन है वो भी एक तरीके से उनका जो ह्यूमन होने का रियलाइजेशन है उसके बाद ही हुआ है, क्योंकि वो एक ह्यूमन है, तो वो कभी भी रॉजर चिलिंगवर्थ से लव नहीं करती थी, है ना? तो इसीलिए वो अर्थर से प्यार करने लगती है और इसीलिए उसके साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होती है, जो कि एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन ये जो है सोसाइटी के लिए सिन होता है। और वहीं पर सेकंड जो है थीम देखते हैं गिल्ट। आर्थर डिमेस्डेल को ये से जुड़ा है ये थीम, कि वो हर समय गिल्टी फील करता है, हेस्टर की जो भी कंडीशन है वो उसके लिए अपने आप को दोषी मानता है। उसके बाद है रिवेंज। ये जो है चिलिंगवर्थ से रिलेट करता है कि जो चिलिंगवर्थ है वो काफ़ी रिवेंजफुल होता है, वो हमेशा ही रिवेंज लेने के बारे में सोचता है। उसके बाद है रिडेम्पशन। तो ये जो हेस्टर है ये रिडेम्पशन का रास्ता चुनती है, अपनी अलग आइडेंटिटी बनाती है। भले ही जो लोगों के लिए वो उसने एडल्ट्री कमिट की होगी, लेकिन उसने अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने का सोचा, वो सोशल वर्क से जुड़ी और अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई। उसके बाद है फीमेल इंडिपेंडेंस। तो हम इस पूरे नॉवल में देख सकते हैं कि जो किस तरीके से फेमिनिज्म को शो करती है। हेस्टर काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है और
काफ़ी बोल्डनेस से वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले ही झेलती है, कोई भी तो उसके साथ होता नहीं है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो अकेले ही निभाती आती है। ओके, उसके बाद है आइडेंटिटी एंड सोसाइटी। तो पहले ही कहा कि जैसे कि सोसाइटी के हिसाब से तो हेस्टर ने कमिट किया था एडल्ट्री, लेकिन जो हेस्टर है वो अपनी अलग आइडेंटिटी बनाती है। सोसाइटी बाद में उसको मना कर देती है पैच पहनने के लिए कि अब आप स्कारलेट लेटर मत पहनिए, लेकिन फिर भी जो हेस्टर है वो डिसाइड करती है कि नहीं, वो ये पैच पहनेगी हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर वो सोचती थी कि अगर वो पैच उतार देगी यानी कि जो सोसाइटी ने कि उसने बात मान ली कि हाँ, वो जो सिंबल है वो उसके शेम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो नहीं मानती कि उसने कुछ गलत किया है। उसे अपनी आइडेंटिटी समझकर अब पहनने लगती है, वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाती है। और ये जो सोसाइटी कैसी थी, ये यूटोपियन सोसाइटी थी, यूटोपियन पुरिटन सोसाइटी। अब ये यूटोपिया क्या होता है, ये परफेक्ट सोसाइटी होती है, यानी कि कुछ भी जहाँ पे गलत ना हो। तो ये जो प्यूरिटन्स होते हैं, ये जो इस टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ये काफ़ी परफेक्शन की तरफ देखते हैं। ये नहीं चाहते कि ह्यूमन से कोई भी गलती हो, यानी कि ह्यूमन नेचर के कोई छोटी सी भी गलती या कैसी भी गलती को ये सिन मानते हैं, है ना। तो यूटोपियन सोसाइटी में ये जो हेस्टर है ये अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाती है। तो आई होप आपको अब ये नॉवल समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।